हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्लू एज अकेडमी में। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो रेस्पिरेशन के अंतर्गत अपने को पढ़ना है आज बच्चों कौन सा टॉपिक, पेंटोज फास्फेट पाथवे। ठीक है, पेंटोज फास्फेट फास्फेट पाथवे, पेंटोज फास्फेट पाथवे। आप शार्ट में इसको पीपीपी भी कहते हैं। पेंटोज फास्फेट पाथवे को क्या कहते हैं? पीपीपी भी कहते हैं। ठीक है, तो पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है वो अपने को पढ़ना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। इसमें भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी अपन ने जो पढ़ा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन श्वसन के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज कई स्टेप में ब्रेक होता है। ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। यहाँ क्या होगा कि ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगे यहाँ पे यानी DPH2 का निर्माण होगा, यानी DPH2, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन ग्राही क्या होगा, यानी DP होगा और यानी DPH2 का निर्माण होगा और ये यानी DPH2 का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा और वहां प्रत्येक यानी DPH2 से भी 3 ATP का निर्माण होगा, क्योंकि यहां क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल नहीं होती है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पेंटोज फास्फेट पाथवे। मतलब यहां क्या होगा, ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल यहां नहीं होगी। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए, थोड़ा परिचय देख लीजिए कि यह साइकिल सामान्यतया जो है तो प्लांट के ओल्डर टिश्यूज में होती है, पुराने भागों में, ओल्डर टिश्यूज में। यह पाथवे प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है, ओल्डर पार्ट में होती है। यह साइकिल प्लांट के ओल्डर पार्ट में, पुराने भागों में होती है। और इस पाथवे की एंजाइमेटिक प्रणाली पर वारबर्ग इट आल 1935 एंड इस पाथवे की एंजाइमेटिक प्रणाली पर वारबर्ग इट आल 1935 एंड डिकेंस 1938 ने कार्य किया है। ठीक है, इस पाथवे की एंजाइमेटिक प्रणाली पर वारबर्ग इट आल 1953 एंड डिकेंस 1938 ने कार्य किया है। इसके बाद इसी में नेक्स्ट लिख लेंगे कि इस पाथवे को होरेकर 1955 एंड होरेकर 1955 एंड रेकर 1954 ने प्रस्तुत किया है। इस पाथवे को होरेकर ने 1955 में और रेकर ने 1954 में प्रस्तुत किया है। इस पाथवे में ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। इस पाथवे में ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। इस पाथवे में ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग अपन पढ़ेंगे, दूसरी हेडिंग अपन क्या पढ़ेंगे, इसकी पढ़ेंगे ऑकरेंस। ये साइकिल कहां पाई जाती है? ठीक है, नंबर 1, यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी है, यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी होता है, तो यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी होता है तो यह पाथवे होता है। तो यह पाथवे होता है, होता है। यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी होता है, देखिए अभी तक अपन पढ़ रहे थे यानी डी। ठीक है, तो जब यानी डी होता था तो क्या होता था, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होती थी। लेकिन यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी है तो क्या होता है, पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है। ठीक है ना, तो यदि हाइड्रोजन ग्राही यानी डीपी होता है तो यह पाथवे होता है। यह पाथवे जो है, यह पाथवे किसमें होता है, एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में होता है। यह एडिपोज टिश्यू में, मैमरी ग्लैंड में और हेटरोट्रॉफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में पाई जाती है। ये एडिपोज टिश्यू क्या है,
ऐसे टिश्यू जिनमें फैट का डिपोजिशन होता है। फैटी जो टिश्यू है, मतलब ऐसे ऊतक जिनमें फैट होता है ना, फैट का डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन होता, ऐसे ऊतक जिनमें फैट का डिपोजिशन होता है वो क्या कहलाते हैं? एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है? पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है। ठीक है। मैमरी ग्लैंड मतलब मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो है, क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो होते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू जो है, उनमें पेंटोज फास्फेट पाथवे होता है। हेटेरोट्रॉफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है? ऐसे बैक्टीरिया जो एक साथ कई चीजों का उत्पादन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो एक साथ कई चीजों का उत्पादन करते हैं, उत्पादन करते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल है ना, लैक्टिक एसिड है ना, लैक्टिक एसिड, ये सब वो क्या है? एक साथ बनाते हैं किसी चीज को फॉर्मेट करके, और ये एक साथ बहुत सारी चीजें जो है उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये हेटेरोट्रॉफिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में होती है, मैमरी ग्लैंड में होती है, एडिपोज टिश्यू में होती है, या कि फिर NADP हाइड्रोजन ग्राही होता है। इसके अलावा ये किस में होती है? प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है। इसके अलावा यह प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है। इसके अलावा यह प्लांट के ओल्डर पार्ट में, पुराने भागों में होती है। तो ये क्या है? इसका दूसरी हेडिंग है ऑकरेंस। ये साइकिल कहां पाई जाती है? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग अपन देखेंगे क्या? डेफिनीशन। ठीक है, परिभाषा। इसे पेंटोज फास्फेट पाथवे को कई नामों से जानते हैं। पेंटोज फास्फेट पाथवे को निम्न नामों से जाना जाता है। पेंटोज फास्फेट पाथवे को निम्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। जैसे नंबर एक, इसको किस नाम से जाना जाता है? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। ठीक है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, यहां ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल नहीं होती। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि इसमें ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल नहीं होते हैं। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल यहाँ नहीं होते हैं, और यहाँ क्या होता है? ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑक्सीडेशन पाथवे। दूसरा है HMP पाथवे। ठीक है, HMP पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे को क्या कहते हैं? HMP पाथवे भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट, इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट सिंगल फास्फेट वाला होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज 6 फास्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो होता है एक्चुअल में, जिसमें क्या होता है? एक सिंगल फास्फेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट सिंगल फास्फेट वाला होता है, ठीक है, सिंगल फास्फेट वाला होता है। क्योंकि इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सिंगल फास्फेट वाला होता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो क्या होता है? सिंगल फास्फेट वाला होता है, इसलिए इसे HMP पाथवे, इसलिए इसे HMP का मतलब है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं।
है, ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं, ठीक है। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भाग लेने वाला कार्बोहाइड्रेट एक सिंगल फॉस्फेट वाला होता है, और क्या होता है वो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है। यहाँ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे कहते हैं, ये एचएमपी पाथवे कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक इसका और भी है, एक और नाम है साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे। साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे, ठीक है। पाथवे साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे, इसको साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे भी कहते हैं। इस प्रकार के रेस्पिरेशन में साइनाइड आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें साइनाइड आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें साइनाइड आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे कहते हैं, रेजिस्टेंट पाथवे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? साइनाइड रेजिस्टेंट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें साइनाइड आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः आप देखते हैं कि यदि साइनाइड दे दिया जाए तो रेस्पिरेशन क्या हो जाता है? चेक हो जाता है, यानी कि श्वसन जो है वो रुक जाता है और मनुष्य की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। लेकिन यदि ये पाथवे हो रहा है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, तो इसमें साइनाइड आयन का प्रभाव नहीं पड़ता और ये इस तरह का श्वसन जो है वो चलता रहता है, ठीक है। एक और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो पीपीपी यानी कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसको क्यों कहते हैं? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसको क्यों कहते हैं, ठीक है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे में भाग लेने वाले जो ऑर्गेनिक एसिड हैं उनमें से अधिकांश क्या होते हैं? पेंटोज फॉस्फेट वाले होते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पाथवे में भाग लेने वाले ऑर्गेनिक एसिड अधिकांशतः पेंटोज फॉस्फेट वाले होते हैं, पेंटोज फॉस्फेट वाले होते हैं, क्योंकि इस पाथवे में भाग लेने वाले ऑर्गेनिक एसिड अधिकांशतः कैसे होते हैं? पेंटोज फॉस्फेट वाले होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पीपीपी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे पीपीपी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग एक अपन लिखेंगे साइट। अपन ने क्या क्या देख लिया है? इसका इंट्रोडक्शन देख लिया है, इसका ऑकरेंस देख लिया है, इसकी परिभाषा देख ली, इसके साइट, ठीक है। यह पाथवे कहाँ होता है बेटा? यह पाथवे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यह पाथवे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता? इसमें क्रीब साइकिल नहीं होती, क्योंकि क्रीब साइकिल जो है भाग नहीं लेती है ना, इसमें क्रीब साइकिल भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। इसमें क्रीब साइकिल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये पाथवे जो है साइटोप्लाज्म में पूरी तरह से होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइट हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट हेडिंग है इसके कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स थोड़ा देख लें, कैरेक्टर्स देख लीजिए। मेन कैरेक्टर क्या है कि नंबर 1 है कि यदि हाइड्रोजन ग्राही NADP होता है, यदि हाइड्रोजन ग्राही NADP होता है तो ये पाथवे होता है। यदि हाइड्रोजन ग्राही NADP होता है तो यह पाथवे होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है। इसमें ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है ना, इसमें ग्लूकोज का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है। यह प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है। यह प्लांट के ओल्डर पार्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें ग्लाइकोलिसिस और क्रीब साइकिल भाग
नहीं लेती। इसमें ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब साइकिल भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें एक ग्लूकोज के इस पाथवे में ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से कुल 30 एटीपी का नेट गेन होता है। 30 एटीपी का नेट गेन होता है। इसमें कुल 30 एटीपी का नेट गेन होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है कि इसके कुछ ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ पेंटोज फास्फेट पाथवे। पेंटोज फास्फेट पाथवे की क्रियाविधि हम लोगों को क्या पढ़ना है बच्चों, इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ पेंटोज फास्फेट पाथवे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है तो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो है 6 मॉलिक्यूल का उपयोग होता है। शुरू में स्टार्टिंग में ग्लूकोज के 6 अणुओं का क्या होता है, उपयोग होता है। और यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ पे साथ में क्या होते हैं, 6 मॉलिक्यूल रखते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं कि 6 एटीपी यूज होते हैं और 6 एडीपी जो है वो निकलते हैं। हेक्सोकाइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है इसमें काम करता है। तो क्या बन जाता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, ग्लूकोज बन जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट के कितने अणु बन जाते हैं यहाँ पे बेटा, 6 मॉलिक्यूल्स जो है उनका निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट का यहाँ पे 6 अणु जो है वो बन जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट से क्या बनता है, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। यहां बनता है 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोज 6 फास्फेट से बनता है 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है। 6 मॉलिक्यूल ये बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड का यहाँ पे निर्माण होता है। और क्या हो जाता है इस जगह पर कि 6NADP जुड़ते हैं और 6NADPH2 जो है वो बाहर निकलते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या एंजाइम क्या लगता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है। कौन सा एंजाइम काम करता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज में केवल यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम लिख रहा हूं। ठीक है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ काम करता है। तो 6 NADP लगते हैं और 6 NADPH2 निकल जाते हैं, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल चल रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल। तो प्रत्येक के लिए एक, इसलिए 6 NADP लगते हैं और 6 NADPH2 निकलते हैं और बन जाता है क्या, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। ठीक है। ये सभी जो है ये कितने हैं, अभी 6 कार्बन एटम के ही हैं। आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये कितने कार्बन का प्रत्येक मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन का है ना, 6 कार्बन का प्रत्येक मॉलिक्यूल ये है। ठीक है। तो अभी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहीं रिलीज नहीं हुई तो ये 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल है ये, तो 6 मॉलिक्यूल है। ठीक है। अब 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड में यहाँ क्या होता है कि पुनः क्या होता है कि ये जो 6 NADP लगते हैं और 6 NADPH2 निकल जाते हैं यहाँ पे फिर से, और ये बन जाता है क्या, राइबोलोज 5 फास्फेट। ठीक है, राइबोलोज 5 फास्फेट जो है वो बन जाता है। राइबोलोज 5 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, ये कितना है, 6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ क्या होता है एक्चुअल में कि ये मल्टी एंजाइमेटिक रिएक्शन है। यहाँ पे 6 CO2 भी निकल जाते हैं। 6 CO2 यहाँ पे निकल जाते हैं एक ही बार में। 6 CO2 जो रेस्पिरेशन का इक्वेशन है जिसमें 6 CO2 निकलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, वो एक ही बार में यहाँ से निकल जाते हैं। और एंजाइम जो है
यहाँ कौन सा एंजाइम काम करता है? 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है। तो 6 यानी डीपी जुड़ते हैं और 6 यानी डीपीएच2 निकल जाते हैं। और साथ में एक एंजाइम और काम करता है, कौन? डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंजाइम काम करते हैं बेटा। कौन कौन से एंजाइम काम करते हैं? एक 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, मैं केवल डिहाइड्रोजिनेज लिख रहा हूं, है ना, डिहाइड्रोजिनेज। और एक कौन सा काम करता है? डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। डिहाइड्रोजिनेज और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करता है। तो 6 यानी डीपी से 6 यानी डीपीएच2 का निर्माण हो जाता है और 6CO2 जो है वो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के कारण 6CO2 निकल जाते हैं। इसलिए ये कितने कार्बन एटम का बनता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल 5 कार्बन एटम के बनते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप भी, अगला स्टेप कंप्लीट हो गया आपका, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये जो 6 मॉलिक्यूल है ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये कितने में? 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। 4 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप हो जाता है और 2 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप और 2 मॉलिक्यूल का दूसरा ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो 2 मॉलिक्यूल के राइबोलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं, इनको बेटा यदि आप आइसोमरेज एंजाइम दे दो, देखो ये क्या है? ये C3 साइकिल का विपरीत है एकदम। जैसे C3 साइकिल चलती थी उसके ये विपरीत चलती है। ठीक है, तो आप उसी तरह से समझिएगा इसको। ये C3 साइकिल की विपरीत साइकिल है। इसमें कैरेक्टर में एक पॉइंट आप ये भी जोड़ सकते हैं कि ये जो पाथवे है ये C3 साइकिल के विपरीत काम करता है। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल किसके हैं? ये राइबोलोज 5 फास्फेट के। इनको यदि आप आइसोमरेज एंजाइम दे दें, आइसोमरेज एंजाइम आप दे दें, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? रिबोज 5 फास्फेट में। राइबोलोज 5 फास्फेट के 2 अणु जो हैं आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा? ये रिबोज 5 फास्फेट में, 5 फास्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, और कितने कार्बन एटम के हैं बेटा? 5 कार्बन एटम के। ठीक है, ये कितने कार्बन एटम के मॉलिक्यूल आप पढ़ रहे हो? 5 कार्बन एटम के। ठीक है, तो रिबोज 5 फास्फेट का निर्माण हो जाता है आइसोमरेज एंजाइम में। ठीक है, इसके बाद यदि आप इन 4 मॉलिक्यूल को राइबोलोज 5 फास्फेट के इन 4 मॉलिक्यूल को आप इपीमरेज एंजाइम दे दें, इपीमरेज एंजाइम यदि आप इनको दे दें, तो ये इसमें परिवर्तित हो जाते हैं बेटा जाइलूलोज 5 फास्फेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कितने मॉलिक्यूल बेटा? 4 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन एटम के? 5 कार्बन एटम के 4 मॉलिक्यूल किसके बन गए? जाइलूलोज में। मतलब इपीमरेज एंजाइम के द्वारा राइबोलोज 5 फास्फेट के 4 अणु जो है किसमें परिवर्तित हो गए हैं? जाइलूलोज 5 फास्फेट में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो जाइलूलोज 5 फास्फेट के 4 अणु हैं ये 2 अणुओं में, 2 समूह में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के? 5 कार्बन के। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल कितने कार्बन के बेटा? 5 कार्बन के। ठीक, तो ये 2 समूह में 4 मॉलिक्यूल जाइलूलोज 5 फास्फेट के कितने में? 2 समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल रिबोज 5 फास्फेट के और 2 मॉलिक्यूल जाइलूलोज 5 फास्फेट के ये क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं। मतलब कि 5 दूनी 10 कार्बन ये और 5 दूनी 10 कार्बन ये आपस में क्या हो जाते हैं बेटा? ये यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, और मिल करके यहाँ क्या हो जाते हैं? 20 कार्बन एटम होते हैं। और ये 20 कार्बन एटम मिलने के बाद तुरंत ही ये क्या होते हैं? 2 अलग अलग प्रकार के एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये काम करने में यहाँ क्या होता है? मैंने आपको C3 साइकिल में बताया था कि जहां भी ये मिले और तुरंत क्या हो जाए? स्प्लिट हो जाए, तुरंत अलग अलग हो जाए, 2 अलग अलग कंपाउंड बन जाए, तो फिर यहाँ पे क्या लगता है? थाइमीन TPP प्लस Mg प्लस एंड ट्रांसकीटोलेज, है ना, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। TPP प्लस Mg प्लस और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है ये क्या करते हैं? काम करते हैं। और ये काम करते हैं तो क्या बन जाता है? यहाँ पे बनता है बेटा सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट, है ना, 7 फॉस्फेट। सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल। और ये कितने कार्बन के होते हैं?
ये होते हैं 7 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल। सीडोहेप्टेनोज 7 फास्फेट 7 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये बन जाते हैं, तो मतलब 7 दूनी 14 कार्बन यहाँ पे बन जाते हैं। इसके बाद क्या है कि अभी 6 कार्बन और बचेंगे, क्योंकि 10 कार्बन इसके और 10 कार्बन इसके, यहाँ 20 कार्बन हो रहे थे, तो 20 में से 14 कार्बन के क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल सीडोहेप्टेनोज 7 फास्फेट के बन गए। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। यहाँ क्या बनते हैं, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, डिहाइड, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब 3PgAl। ठीक है, ये क्या बन गया बेटा, 3PgAl। 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल, 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल और प्रत्येक मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम का। ठीक है, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड यानी 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल बन गए और 3 कार्बन एटम के, मतलब 6 कार्बन यहां हो गया और 14 कार्बन यहां हो गया। यहां 20 हो रहे थे तो 6 और 14 6 20, तो 20 कार्बन एटम का हिसाब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि सीडोहेप्टेनोज 7 फास्फेट जो है ये दो कंपाउंड इससे फॉर्म होते हैं, इससे 2 कंपाउंड का निर्माण होता है। एक बनता है एराथ्रोज 4 फास्फेट, एक क्या बनता है बेटा, यहां बनता है एराथ्रोज 4 फास्फेट। ठीक है, 4 फास्फेट का निर्माण होता है। एराथ्रोज 4 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल यहां बनते हैं और ये 4 कार्बन का है। तो 14 में से 4 दूनी 8 कार्बन ये हो गई। ठीक है, 14 में से 8 कार्बन जो है एराथ्रोज 4 फास्फेट के पास आ गए, 6 कार्बन और बचते हैं। ठीक है, तो 6 कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बना देते हैं और प्रत्येक मॉलिक्यूल कितने का है, 3 कार्बन एटम का है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनता है और 3 कार्बन का होता है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 3 दूनी 6 ये हो गए और 4 दूनी 8 ये हो गया, तो 8 6 14। तो यहाँ कितने कार्बन हो रहे थे, 14 कार्बन हो रहे थे, 14 कार्बन हो रहे थे, तो वो 14 कार्बन की काउंटिंग आपकी पूरी हो जाती है। ठीक है, जाइलूलोज 5 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो 10 कार्बन एटम यहाँ है। ठीक है, 10 कार्बन एटम यहाँ पे हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल जाइलूलोज 5 फास्फेट के 5 कार्बन एटम के हैं, तो 5 दूनी 10 कार्बन ये हो गए। 4 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल कितने हैं यहाँ पे, तो 8 कार्बन एटम एराथ्रोज 4 फास्फेट के पास है, तो कितने हो गए कि 10 और 8 18 कार्बन एटम यहाँ पे होते हैं। और फिर ये क्या है, तुरंत ब्रेक हो जाते हैं, तो 2 चीजें यहाँ पे बनती हैं। यहाँ बनते हैं 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फास्फेट के, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के, यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फास्फेट के कितने मॉलिक्यूल यहाँ पे बनते हैं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं और ये 6 कार्बन एटम का होता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और ये 6 कार्बन एटम का होता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वही कौन सा एंजाइम लगेगा TPP Mg++ और ट्रांसकीटोलेज है ना, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम काम करेगा। TPP Mg++ और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है वो यहाँ पे काम करता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट बनता है और उसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और वो कितने का है, प्रत्येक मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम का। हो कितने रहे थे, 18। ठीक है ना, तो यहाँ पे 18 कार्बन हो रहे थे, उसमें से 6 दूनी 12 कार्बन एटम का क्या हो गया, फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाता है बेटा 3PgAl, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो यहाँ बना था वो 3PgAl ग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं। 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। अब ये 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम के हैं, तो 6 कार्बन ये हो गए और 12 कार्बन ये हो गए, तो यहाँ कितने हो रहे थे बेटा, यहाँ हो रहे थे 18 कार्बन एटम। तो 18 कार्बन एटम जो है वो 2 में क्या हो गए हैं, डिवाइड हो गए हैं, 3PgAl में और फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब ये 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल से क्या होता है कि ये 3PgAl के 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बन जाता है DHAP का, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट बनाता है। एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये 1 मॉलिक्यूल जो है वो DHAP का बनता है और 3 कार्बन एटम का होता है। और दूसरा क्या है, ये 3PgAl का एक मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, 3PgAl का एक मॉलिक्यूल रहता है और 3 कार्बन एटम के 3PgAl का मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्या होता है कि देखो ये 3PgAl के
ये मॉलिक्यूल दो ठो यानी 6 कार्बन एटम ये, और DHAP के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, DHAP और 3PGEL के 2 यानी 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है, तो 12 कार्बन एटम। तो 12 कार्बन एटम के 2 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल और 6 कार्बन एटम के बन जाते हैं, ठीक है। तो मतलब एक फ्रक्टोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन यहाँ है, 6 कार्बन यहाँ है, तो 12 कार्बन और 6 कार्बन एटम का प्रत्येक मॉलिक्यूल, तो 6 दूनी 12 कार्बन एटम का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहां भी बन जाता है, ठीक है। और देखो यही इसी प्रकार से DHAP यहां है और 3PGEL यहां है, तो ये भी मिल करके क्या बना देते हैं, क्या बना देंगे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। 3 कार्बन ये है और 3 कार्बन ये है, तो 6 कार्बन एटम का क्या बन जाएगा बेटा, यहां पे भी क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। 6 फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, ठीक है। और ये कितना, एक मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम का बन जाता है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन एटम का यहाँ पे बन जाता है, ठीक। अब जो है नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल ये है, ठीक, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल ये है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल ये है और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल ये है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने हो गए, 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे हो जाते हैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 5 मॉलिक्यूल जो है वो हो जाते हैं और 6 कार्बन एटम का प्रत्येक मॉलिक्यूल है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा, 5 मॉलिक्यूल हो गए और वो 6 कार्बन एटम का हो जाता है। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। तो यदि इनको आइसोमरेज एंजाइम दे दें, इनको क्या दे दें, आइसोमरेज एंजाइम दे दें, यहाँ क्या दे दें बेटा, आइसोमरेज एंजाइम दे दें, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल में। मतलब ये क्या है बेटा, ये एक दूसरे के आइसोमर है। मतलब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। बस अंतर क्या है कि यहाँ 6 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे कितने हैं, 5 मॉलिक्यूल है। तो हर बार क्या होगा कि एक अलग से ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो लगेगा और वो क्या हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम लगेगा और साथ में क्या लग जाया करेगा, ATP और ADP जो है वो निकलेगा। तो पहली बार जो होंगे तो वो 6 मॉलिक्यूल यूज होंगे, फिर अगली जो साइकिल आएगी तो उसमें कितने होंगे, उसमें जो है तो एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो यूज हुआ करेगा, ठीक है। जब स्टार्ट हुई ये साइकिल तो स्टार्टिंग में कितने लगे, 6 मॉलिक्यूल लगे, लेकिन जब ये साइकिल एक बार शुरू हो गई तो फिर उसमें कितने मॉलिक्यूल का उपयोग हुआ, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल बाद में लगा, और इस तरह से ये जो है तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कंप्लीट हो जाता है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे को मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं फिर से कि देखिए क्या होता है, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्टिंग में यूज होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि 6 ATP पहले यूज हो जाते हैं और 6 ADP जो है वो निकलते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम के बनते हैं और फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम काम करता है, तो 6 NADP जुड़ते हैं और 6 NADPH2 निकल जाते हैं और ये NADPH2 कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर के क्या करता है, प्रत्येक NADPH2 से 3 ATP का निर्माण होता है, ठीक है। और बन जाता है यहाँ पे क्या, 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड। 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड भी क्या है, 6 कार्बन एटम के 6 मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कोई निकली नहीं है। अब इसके बाद क्या है कि 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड से एक क्या होता है कि डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है, तो यहां भी 6 NADP से 6 NADPH2 का निर्माण हो जाता है और 6 NADPH2 जो है बनने के बाद इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो यहां से 6 कार्बन भी निकल जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, एक कार्बन प्रत्येक मॉलिक्यूल में कम हो जाता है और बन जाता है क्या, राइबोलोज 5 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल और कितने कार्बन का हो गया प्रत्येक मॉलिक्यूल, 5 कार्बन एटम का। ये फिर 2 ग्रुप में
डिवाइड हो जाते हैं दो ग्रुप में, 4 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट के और 2 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फास्फेट के दो ग्रुप में हो जाते हैं। इनको यदि 2 मॉलिक्यूल को आइसोमरेज एंजाइम देते हैं तो ये रिबोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 4 मॉलिक्यूल को यदि एपीमरेज एंजाइम आप देते हो तो जाइलूलोज 5 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जाइलूलोज 5 फास्फेट में ये 5 कार्बन एटम के कंपाउंड होते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जाइलूलोज 5 फास्फेट के 4 मॉलिक्यूल जो है वो दो समूह में दो दो मॉलिक्यूल के डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो दो मॉलिक्यूल हैं जाइलूलोज 5 फास्फेट के वो रिबोज 5 फास्फेट से मिलते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है 10 कार्बन एटम इसके होते हैं और 10 कार्बन एटम रिबोज के होते हैं, ये दोनों मिलकर के 20 कार्बन एटम मिलते हैं, और तुरंत ये क्या हो जाते हैं अलग अलग प्रकार के दो कंपाउंड बनाते हैं। इसमें थायमीन पाइरोफॉस्फेट यानी टीपीपी और एमजी और ट्रांसकीटोलेज एंजाइम जो है वो काम करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं 7 कार्बन एटम के स्यूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट। स्यूडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और फिर इससे क्या होता है कि डीएचएपी के दो मॉलिक्यूल बनते हैं और एरिथ्रोज 4 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं तुरंत ही इसके, और यहां दूसरा क्या बनता है 3PGL के दो मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम के बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एरिथ्रोज 4 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल और जाइलूलोज 5 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर के तुरंत दो प्रकार के अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ क्या होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं और दो मॉलिक्यूल 3PGL के बनते हैं। तो इनमें से एक 3PGL मॉलिक्यूल का तो वही रहता है 3PGL, और एक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है DHAP में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, और ये दोनों 3PGL और DHAP जो है मिलकर के फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट का एक मॉलिक्यूल ये बन जाता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल ये बन जाते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है कि DHAP यहाँ है और 3PGL यहाँ है, तो DHAP के दो मॉलिक्यूल और 3PGL के दो मॉलिक्यूल ये आपस में जुड़ करके फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के दो मॉलिक्यूल ये हो जाते हैं, दो ये हो जाते हैं और एक ये हो जाता है, तो कुल मिलाकर के फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 5 मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है, और ये 5 मॉलिक्यूल जो है फ्रक्टोज 6 फास्फेट के यहाँ पे बन जाते हैं, 6 कार्बन एटम के ये होते हैं। अब इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट को आइसोमरेज एंजाइम यदि दे दिया जाता है तो ये आइसोमरेज एंजाइम से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, तो फिर से ये नई साइकिल जो है, तो फिर से ये पुनः नई साइकिल जो है ये स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ 6 मॉलिक्यूल होते हैं और यहाँ से आते हैं कितने 5 मॉलिक्यूल, इसलिए नेक्स्ट टाइम जो है तो एक न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इंटर करेगा और उसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम दे देंगे, एटीपी से एडीपी निकलेगा, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 जो है ग्लूकोज 6 फास्फेट के 6 मॉलिक्यूल पुनः प्राप्त हो जाएंगे और ये साइकिल पूरी फिर से शुरू हो जाएगी, या ये पाथवे जो है पुनः शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि ये पेंटोज फास्फेट पाथवे जो है ये कंप्लीट हुआ आपका। अब इसकी थोड़ी सी एटीपी की काउंटिंग यदि आप देखें तो एटीपी की काउंटिंग यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। पहले क्या है कि पहले आप देख लीजिए यूज्ड एटीपी है ना, तो यूज्ड एटीपी है ना, एटीपी ठीक है, यूज्ड एटीपी कितने हैं केवल एक जगह है ना, यूज्ड एटीपी बराबर कितने हैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनने में बराबर -6 एटीपी जो है वो क्या है उपयोग हो जाते हैं पहली बार में। और फिर आप देख रहे हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनने में, ग्लूकोज 6 फास्फेट से 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड बनने में कितने बनते हैं 6 NADPH2 का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस्ड एटीपी जो है वो कितने प्रोड्यूस्ड एटीपी यानी कि 6 NADPH2 इंटू प्रत्येक से कितने बनते हैं बेटा 3 एटीपी, एक से 3 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए इस जगह पर, यहाँ हो गए बेटा, यहाँ पे हो गए कितने 18 एटीपी, क्योंकि एक से कितने बनता है 3 एटीपी बनता है ना, एक से कितना एटीपी बनता है 3 एटीपी, तो 6 से कितने हो जाएंगे 6 3 18। और दूसरा कहां पे बनता है ये 6 फास्फोग्लूकोनिक एसिड से राइबोलोज 5 फास्फेट के बीच में, तो दूसरा क्या है कि 6 NADPH2 इंटू 3 एटीपी इसका टू कितना हो जाएगा 18 एटीपी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो 18 एटीपी ये बन जाते हैं, 18 एटीपी ये बने 18 ये बने, तो टोटल कितने बन गए, टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी कितने हैं आप क्या लिखोगे टोटल प्रोड्यूस्ड एटीपी कितने हो जाएंगे बेटा 36 एटीपी है ना, 36 एटीपी प्रोड्यूस्ड होंगे, और नेट गेन जब आप लिखोगे तो 36 माइनस 6 एटीपी, तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे कि नेट गेन एटीपी इसका टू कितना हो जाएगा बेटा
नेट गेन एटीपी जो है वो हो जाएगा कितना कि 36 एटीपी माइनस 36 एटीपी नेट गेन एटीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 एटीपी माइनस 6 एटीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा नेट गेन ऑफ एटीपी आ जाएगा 30 एटीपी, है ना, 30 एटीपी। तो ये क्या है कि पेंटोज फास्फेट पाथवे में नेट गेन एटीपी कितना होता है बेटा, 30 एटीपी, ठीक है ना। तो काउंटिंग ऑफ एटीपी जो है वो आप इस तरह से निकाल लोगे। और जो CO2 का काउंटिंग है वो तो केवल एक ही है ना। तो CO2 की काउंटिंग जो है, CO2 की काउंटिंग उसमें तो एक ही रिएक्शन है, 6-फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड से राइबोलोज 5 फास्फेट के बीच में क्या होते हैं, बराबर 6 CO2 एक ही स्टेप में निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 30 एटीपी बनते हैं और 6 CO2 निकलते हैं। मुझे ये लगता है कि ये पाथवे क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए, जिससे कि आपको नई वीडियो मिल सके और दूसरे बच्चों का भी लाभ हो सके। धन्यवाद।